वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है ग्राइंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ग्राइंडिंग क्या होता है, किस तरीके से ग्राइंडिंग प्रोसेस वर्क करता है, क्या ग्राइंडिंग का मैकेनिज्म होता है, और लास्ट में हम जानेंगे कि ग्राइंडिंग मशीन जो होती है यानी कि प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग तो नॉर्मली आपने ग्राइंडिंग काम में लिया होगा किसी मटेरियल की फिनिशिंग के लिए। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे आपने वर्कशॉप में देखा होगा, जो पेडेस्टल ग्राइंडिंग व्हील होता है वहाँ ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होती है वहाँ ग्राइंडिंग व्हील होता है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन होती है वहाँ ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ होता है। ये क्या होता है, एक सर्कुलर एक व्हील होता है जो कि गोल रहता है, सर्कुलर रहता है बिल्कुल इस तरीके से। ये एक स्पिंडल पर माउंट रहता है और ये मशीन पे फिक्स रहता है ये स्पिंडल, और ये कंटिन्यूअसली रोटेरी मोशन करता है। और इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी खुरदरी होती है। आपने नोट करा होगा, ये सरफेस थोड़ी सी खुरदरी होती है। खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो ऊपरी सरफेस है इसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। भाई अगर ये खुरदरा होगा जब तो वर्कपीस से मटेरियल निकल पाएगा, लेकिन अगर ये सॉफ्ट होगा तो मटेरियल थोड़ा निकल पाएगा। इसलिए ये एब्रेसिव पार्टिकल थोड़े हार्ड होने चाहिए और थोड़े शार्प होने चाहिए। तो सपोज करिए ये आपका वर्क पीस है, ये आपका जैसे कि मैंने बताया ये ग्राइंडिंग व्हील है जो कि राउंड होता है। अब इस ग्राइंडिंग व्हील पर जब आप इस वर्क पीस को फीड देंगे इस डायरेक्शन के अंदर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रबिंग होगा, फ्रिक्शन होगा। इससे क्या होगा, इसमें ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है इस मटेरियल की, इस वर्क पीस की एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सरफेस से क्या करेंगे, मटेरियल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसकी बाहरी सतह से, इस वर्कपीस की बाहरी सतह से मटेरियल रिमूव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। इसकी सरफेस जो है मोर फिनिश हो जाएगी। इसकी सरफेस जो है मोर फिनिश हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसकी सरफेस रफनेस कम हो जाएगी और इसकी जो फिनिश है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और ये चमक जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, ये आपने परफॉर्म किया होगा वर्कशॉप में। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसके अंदर इस तरीके से मटेरियल रिमूव हो पा रहा है। तो इसका कारण होता है ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है, ये इसका कारण है कि ये इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं और इसमें से मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ग्राइंडिंग व्हील इसका एक मेन कंपोनेंट होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील के बारे में लिख सकता हूं, मेन जो इसके अंदर कंपोनेंट यूज में आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्राइंडिंग व्हील, जिसे मैं GW से डिनोट करता हूं। अब ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील एक सर्कुलर व्हील होता है। ग्राइंडिंग व्हील क्या है, एक सर्कुलर व्हील है जो कि आकार में गोल होता है और मशीन पर माउंट होता है स्पिंडल की सहायता से। ठीक है, इसके क्या होता है, इसकी जो बाहरी सरफेस होती है, एक्सटर्नल सरफेस होती है, उस पर एब्रेसिव पार्टिकल लगे हुए होते हैं। इसकी जो बाहरी सरफेस है, इसकी जो बाहरी सरफेस है, इसकी बाहरी सरफेस पर एब्रेसिव पार्टिकल लगे हुए होते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। अब इन एब्रेसिव पार्टिकल्स को किस तरीके से उसके ऊपर लगाया जाता है, तो लगाया जाता है, चिपकाया जाता है बाय यूजिंग बॉन्ड के यूज से इन एब्रेसिव पार्टिकल्स को इस ग्राइंडिंग व्हील की बाहरी सतह पर चिपकाया जाता है। ठीक है, समझ गए। ये जो एब्रेसिव पार्टिकल ये क्या है, ये बहुत सारे एक कटिंग एज होती हैं, ये बहुत सारे लगे हुए हैं। इनकी संख्या इतनी जिसको हम गिन भी नहीं सकते, संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ये आपका एक, ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ये आपका क्या है, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा एब्रेसिव पार्टिकल कितने सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे असंख्य लगे हैं, बहुत सारे हैं। इनको गिनना मुश्किल है। अगर मुझे देखना है एक पार्टिकल को देखना तो माइक्रोस्कोप से इसको देखना पड़ेगा। इसी कारण मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। अब क्योंकि ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, इसमें इसलिए इसमें मटेरियल रिमूवल रेट जो होती है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब ये जल्दी से इसको फिनिश कर देगा। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि इसकी MRR ज्यादा है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि इसमें लंबी लंबी चिप निकलेगी। जब आपने इसको काम में लिया होगा तो आपने देखा होगा कि इसके नीचे एक पाउडर फॉर्म के अंदर कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ पाउडर की फॉर्म में होता है, ना कि चिप्स की फॉर्म में होता है। तो ये जो बारीक बारीक पाउडर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है इसकी एक्सटर्नल सरफेस से, जॉब की वर्कपीस की एक्सटर्नल सरफेस से मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। हम अब जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है।
मैकेनिज्म इसका होता है, इसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, प्लोइंग एंड शेयरिंग। अभी किस तरीके से होते हैं इसको समझने के लिए हम यहाँ डायग्राम देखेंगे। सपोज कीजिए ये वर्कपीस की सरफेस है, ये वर्कपीस की सरफेस है और ये आपका जो है ये एक ग्राइंडिंग व्हील है। इस ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस पे क्या है, बहुत सारे एब्रेसिव पार्टिकल्स इस तरीके से लगे हुए हैं। अब ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ये आपका रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही ये वर्कपीस की सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो होगा क्या, इसके अंदर सबसे पहले इसको डेप्थ ऑफ कट के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राइंडिंग व्हील को इसके अंदर फीड देंगे। इसकी जो फीड है वो इस डायरेक्शन में, इसे हम इन फीड बोलते हैं, जो कि वर्कपीस की सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। तो जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर दबाव लगाएगा तो क्या होगा, ये एब्रेसिव पार्टिकल्स इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, एब्रेसिव पार्टिकल इसके अंदर घुस जाएगा। अब क्योंकि ये जो आपका कटर है कंटिन्यूअसली रोटेशन कर रहा है, तो अब क्या होगा, रोटेशन के कारण ये एब्रेसिव पार्टिकल यहाँ से मटेरियल को लेकर इस डायरेक्शन के अंदर इस मटेरियल को बाहर की ओर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें मुझे देखने को मिल रही है। जब मैंने इसको फीड दी और ये एब्रेसिव पार्टिकल इसके सरफेस के अंदर एम्बेडेड हुआ, इसके अंदर घुसा, इसके अंदर एंटर किया, तो उसे हम बोलते हैं प्लोइंग ऑपरेशन। ठीक है, ये प्लोइंग हो रहा है, ये सबसे पहले प्लोइंग हो गया। प्लोइंग होने के बाद में जैसे इसने इसको पकड़ के उखाड़ा, बाहर की ओर ले गया, तो ये होता है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब कि एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर जब ऐसे रब करती है, स्लाइड करती है, उसे हम शेयरिंग बोलते हैं। तो जैसा आपने जेसीबी अगर देखी हो, जेसीबी मशीन जो होती है जब वो खुदाई करती है तो सबसे पहले क्या करती है, उसका आगे का हिस्सा जो होता है वो ऐसा होता है। तो सबसे पहले वो इनफीड करती है, मतलब कि अंदर दबाव देती है, सरफेस के अंदर जाती है। अंदर जब जा रही है तो उसे प्लोइंग ऑपरेशन बोलते हैं। फिर जब वो उसे भर कर, जब उसने गड्ढा किया, उसमें से मटेरियल निकाला और उसको खींचा, तो ये होता है शेयरिंग ऑपरेशन। तो ये जो ग्राइंडिंग का जो मैकेनिज्म, बेसिकली दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तब जाके ये ग्राइंडिंग मुझे देखने को मिलती है। अब जैसे ये जितना इसके अंदर डेप्थ ऑफ कट है उतना ही मटेरियल बाहर निकाल लेगा, इस तो बाद में क्या हो जाएगा, ये सरफेस इसकी थोड़ी सी मटेरियल रिमूव हो जाएगा और ये इतना मटेरियल इसमें से रिमूव हो जाएगा और ये थोड़ी सी फिनिश हो जाती है। तो ये इसका एक मैकेनिज्म होता है। तो आई थिंक आप यहाँ तक समझे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, ग्राइंडिंग मेनली दो टाइप की होती है। आपने देखा होगा, एक तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग होती है जिसके अंदर जो राउंड जॉब होता है उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। एक होता है सरफेस ग्राइंडिंग, जिसके अंदर जो फ्लैट जॉब होता है उस फ्लैट जॉब के ऊपर की सरफेस को ग्राइंड किया जाता है। तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का, तो आपने देखा होगा ये जो मेरा ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है और यहाँ पर लगी हुई है एक वर्कपीस की सरफेस। तो ये सरफेस ग्राइंडिंग का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी हम जो समझ रहे हैं, अभी हम फीड के बारे में समझ रहे हैं। हम ये नहीं जान रहे हैं कि सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन किस तरीके से वर्क करती है, सरफेस ग्राइंडिंग किस तरीके से वर्क करती है। अभी हम जान रहे हैं कि किस तरीके की फीड जो है वो इसके अंदर अप्लाई होती है, मतलब टाइप्स ऑफ फीड के बारे में हम जान रहे हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम आगे जाएंगे इसके अंदर, आगे और स्टडी करेंगे, यानी कि जब हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में जानेंगे या सेंटर ग्राइंडिंग के बारे में जानेंगे, तब इन फीड के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हम इसको पहले ही समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फीड को। तो जैसे ये एग्जांपल है सरफेस ग्राइंडिंग का, ये एक फ्लैट वर्कपीस इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है। अब इस ग्राइंडिंग व्हील को जब मैं फीड दूंगा इस डायरेक्शन में, तो ये जो फीड दे रहा हूं मैं, इसी फीड को क्या बोलेंगे, इन फीड बोलेंगे। जो वर्कपीस की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इसे हम बोलेंगे इन फीड। ठीक है, अब ये ग्राइंडिंग व्हील कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है। तो जब ये घूम रहा है, इस घूमने के कारण इसके ऊपर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये जो फीड इसको दी जा रही है, ये है अपनी थ्रू फीड। थ्रू फीड इसको दी जा रही है। ठीक है, तो दो तरीके की फीड होती है। एक तो फीड जो इस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड से डाउनवर्ड लग रही है, और एक फीड जो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। ये दो तरीके की फीड इसके अंदर होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये ग्राइंडिंग जो है स्पीड के आधार पर कितने टाइप की होती है। तो ये दो टाइप की हो जाएगी, मतलब दो तरीके से आप ग्राइंडिंग परफॉर्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पीड। अगर स्पीड के आधार पर मैं ग्राइंडिंग को क्लासिफाई करूं तो एक हो जाएगा लो स्पीड, यानी क्रीप ग्राइंडिंग, इसे क्रीप ग्राइंडिंग भी कह सकते हैं। एक होता है हाई स्पीड ग्राइंडिंग। ठीक है, एक हो जाएगा हाई स्पीड ग्राइंडिंग। तो लो स्पीड ग्राइंडिंग में क्या होगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो उसकी जो आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट जो होता है, ग्राइंडिंग व्हील के घूमने की दर होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, जबकि जो हाई स्पीड होता है इसके अंदर क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील का जो आरपीएम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी अगर बात करें, इसमें लो स्पीड होती है, इसी वजह से इसमें जो फीड होती है वो बहुत ज्यादा आप
दे सकते हो, यानी कि जो इनफीड होती है, इनफीड का मान इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इनफीड का मान इसके अंदर बहुत ज्यादा होने के कारण इसके अंदर MRR यानी मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल की निकलने की जो दर है वो भी ज्यादा होती है। इसकी हम बात करें, ये हाई स्पीड पे है, ये हाई स्पीड पे रोटेट होता है, इसी कारण इसमें इनफीड जो दी जाती है वो कम दी जाती है। इस बात को नोट करना है। इसके अंदर जो आपकी हाई स्पीड ग्राइंडिंग व्हील चल रहा है, हाई स्पीड में चल रहा है, तो इसके अंदर आप इन फीड को कम देंगे, बहुत कम देंगे। कम देने के कारण ही क्या होगा, इसके अंदर मटेरियल रिमूव जो होगा ऑब्वियसली कम होगा। अब मटेरियल रिमूव कम होगा तो इसका मतलब ये आप काम में कहाँ ले सकते हो, जहाँ पे आपको सरफेस फिनिश करनी हो, जहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस को चमकाना हो, उसे फिनिश करना हो, वहां पर हम काम में लेंगे। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्या बताया मैंने, लो स्पीड, दूसरा बताया हाई स्पीड ग्राइंडिंग। तो लो स्पीड ग्राइंडिंग को क्या हम क्या बोलते हैं, क्रीप बेस्ड ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। इस क्रीप बेस्ड ग्राइंडिंग में क्या होता है, ये जो इनफीड होती है, इनफीड का मान क्या होता है, इनफीड का मान बहुत ज्यादा होता है। इनफीड का मान बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, मटेरियल रिमूव बहुत ज्यादा होगा, मटेरियल रिमूव बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ क्या बताया मैंने, हाई स्पीड ग्राइंडिंग के अंदर, इसके अंदर आरपीएम मशीन का बहुत ज्यादा होता है और इन फीड का मान बहुत कम होता है। इसमें फीड आप बहुत कम देते हो, इसमें हम फीड ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने ज्यादा दे दी तो क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील टूट भी सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें मटेरियल जो रिमूव होता है वो कम होता है, मटेरियल रिमूव इसमें कम होता है। इसलिए इसका कारण, इसे हम कहाँ का यूज में लेंगे, सरफेस फिनिश के यूज में लेंगे। ओनली यूज फॉर सरफेस फिनिश। ठीक है, इट इज ओनली यूज फॉर सरफेस फिनिश। जबकि ये वाला किस काम में लेंगे, जब हमको अत्यधिक मात्रा में, जैसे टूल को ग्राइंड करना, सपोज करिए आप टूल को ग्राइंड कर रहे हैं, तब आप ये ले सकते हैं। या फिर किसी जॉब को आपको बहुत ज्यादा घिसना है, बहुत ज्यादा उसकी सरफेस 1 mm 2 mm घिसना है, तब आप ये काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे ग्राइंडिंग रेशियो के बारे में, ग्राइंडिंग अनुपात के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग रेशियो। ग्राइंडिंग रेशियो, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में GR बोलते हैं। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि ग्राइंडिंग से क्या हो रहा है, मटेरियल रिमूव हो रहा है, जो सरफेस है वर्क पीस की उसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल निकल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्राइंडिंग व्हील में से मटेरियल नहीं निकलेगा। एब्रेसिव की जो लेयर है वो लेयर भी तो निकलेगी ना भाई। मटेरियल अगर वर्क पीस में से कम हो रहा है तो एब्रेसिव पार्टिकल का मटेरियल आपके ग्राइंडिंग व्हील से भी कम होगा। तो इन दोनों का जो अनुपात है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग रेशियो बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, यहाँ पे एक जॉब लगा हुआ है। एक जॉब की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है B दे रखी है, चौड़ाई इसकी L दे रखी है। और यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी W दे रखी है। अब यहाँ ये जो स्मॉल v दे रखा है, ये क्या है, टेबल की फीड है। टेबल को आप कितने mm/मिनट की गति से आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन करा रहे हो। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका RPM, किसका, आपके ग्राइंडिंग व्हील का RPM। तो सबसे पहले हम यहाँ जो टर्म्स दे रखी है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे ग्राइंडिंग रेशियो किस तरीके से इसके लिए कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और जब ये ग्राइंडिंग व्हील्स पे चलेगा तो सपोज कीजिए इतना मटेरियल इसमें से रिमूव हो जाएगा, इतना मटेरियल इसमें से रिमूव हो जाएगा, जिसकी गहराई कितनी होगी आपकी D। तो ये जो D है, ये है डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, जितना मटेरियल इसमें से रिमूव होगा। ठीक है, अब ये जो ग्राइंडिंग व्हील आपका चल रहा है, इसका सपोज कीजिए ये N RPM पे चल रहा है, ये हो जाएगा RPM ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की वेलोसिटी दे रखी है, एक तो स्मॉल v दे रखी है और एक कैपिटल V दे रखी है। कैपिटल V क्या हो जाएगी, आपकी ये जो पेरिफेरल वेलोसिटी, जब ग्राइंडिंग व्हील चल रहा है तो इसके ऊपर जो रेडियल फोर्स लग रहा है, जो रेडियल वेलोसिटी है इसकी, जो बाहर की सरफेस पर लगेगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कटिंग स्पीड हो जाएगी, कितने से ये चल रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा आपका कटिंग स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी कटिंग स्पीड या कटिंग वेलोसिटी। ये कटिंग वेलोसिटी बोल सकते हो या पेरिफेरल वेलोसिटी बोल सकते हो। पहले पेरिफेरल का मतलब कि इसकी जो बाहरी सरफेस है, मतलब जो परिधि है इसकी, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीफेरी। तो इसको मैं बोल सकता हूं पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील जब चल रहा है तो इसकी परिधि की साइड में ये जो वेलोसिटी है इसकी, यही क्या है, आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ
ग्राइंडिंग व्हील है जैसे कैपिटल वी से डिनोट किया गया है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, mm पर मिनट हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी mm पर मिनट। ठीक है, इसी तरीके से ये जो स्मॉल वी दे रखा है, ये स्मॉल वी क्या हो जाएगा आपका, टेबल स्पीड हो जाएगी, ये आपकी टेबल स्पीड हो जाएगी, जिस स्पीड से आप टेबल को फीड दे रहे हो। ठीक है, ये भी mm पर मिनट के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो सारी के सारे जो इसमें वेरिएबल्स है उसके बारे में मैंने बता दिया। ये जो W क्या है, W जो है इस ग्राइंडिंग व्हील की लंबाई है, ग्राइंडिंग व्हील की क्या है, लंबाई है। अब हम ग्राइंडिंग रेशियो के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। तो ग्राइंडिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जितना मटेरियल वर्कपीस से रिमूव हुआ है डिवाइडेड बाय जितना मटेरियल इस ग्राइंडिंग व्हील से रिमूव हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल रिमूव किससे, वर्कपीस से, जितना मटेरियल रिमूव हुआ है वर्कपीस से उसका वॉल्यूम जितना वर्कपीस से रिमूव हुआ है डिवाइडेड बाय मटेरियल रिमूव, जितना मटेरियल रिमूव हुआ है उसका वॉल्यूम किसका, ग्राइंडिंग व्हील का। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही अपना ग्राइंडिंग रेशियो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल रिमूव, जो मटेरियल रिमूव हुआ है वर्क पीस का उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई। ठीक है, इतना ही तो मटेरियल रिमूव होगा इसमें से, ये सारा मटेरियल इसमें से ग्राइंडिंग के दौरान हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि बी इंटू एल इंटू डी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब मेटेरियल रिमूव ग्राइंडिंग व्हील का, तो सपोज कीजिए ये जो ग्राइंडिंग व्हील था पहले इसका डायमीटर कितना था, पहले इसका डायमीटर था डी आई, कितना था, डी आई यानी इनिशियल डायमीटर। अब जब ये पूरी मशीनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर थोड़ा बहुत तो कम होगा, भले ही माइक्रोन्स में हो लेकिन डायमीटर कम तो होगा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ डीएफ क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल डायमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है, जो वॉल्यूम कम हुआ है वही इधर मटेरियल रिमूव में इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं जानता हूँ ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 4 इंटू D1 DI का स्क्वायर माइनस DF का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एरिया, जितना एरिया इसकी आउटर सरफेस में से कम हुआ है वो। अब इसे इंटू कर दूंगा मैं इसकी पूरी लंबाई से, यानी कि W से। तो जब मैं इससे इंटू करता हूँ तो ये किस में हो जाता है, कन्वर्ट वॉल्यूम में हो जाता है। ठीक है, यहाँ mm स्क्वायर आएगा, यहाँ mm आएगा, तो ये दोनों किस में हो गया, ये mm क्यूब, जो कि यूनिट होती है किसकी, वॉल्यूम की। ऐसे ये mm में, ये mm में, ये mm में, तो ये किस में आएगा, mm क्यूब में। तो क्योंकि ऊपर वाले जो आ रहा है, ऊपर वाला भी mm क्यूब में आ रहा है, नीचे वाला भी mm क्यूब में आ रहा है वॉल्यूम का, इसलिए यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ जो ग्राइंडिंग रेशियो होता है आपका, ये एक यूनिटलेस, ठीक है, ये पूरी एक यूनिटलेस वैल्यू होती है, समझ गए। तो अभी हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम ग्राइंडिंग रेशियो तक पहुंच चुके हैं। इसके बारे में हम समझ चुके हैं कि इसका जो अनुपात होता है, जितना मटेरियल, जितना वर्कपीस की सरफेस से रिमूव हुआ उसका वॉल्यूम या उसका वेट डिवाइडेड बाय जितना ग्राइंडिंग व्हील के आउटर सरफेस से मटेरियल रिमूव हुआ उसका वॉल्यूम या उसका वेट, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही ग्राइंडिंग रेशियो होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी के बारे में। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होती है, जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम है, उस पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जितनी एनर्जी लग रही, जितनी पावर उसको चाहिए, वही उसकी हो जाती है स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में, इसे मैं यूं लिख सकता हूं कि पर यूनिट वॉल्यूम में लगने वाली जो पावर होती है उसे ही मैं क्या बोलता हूं, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। इसे किस तरीके से निकालेंगे हम, इसे सबसे पहले हम निकालते हैं ये एफ सी इंटू वी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी इंटू एल। ठीक है, अब ये कहां से आया, इसे समझने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले पावर की यूनिट में जाएंगे हम। ये इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का। ठीक है, अब इसे चाहो तो रट लो, नहीं अगर समझना है तो हम समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगी, जैसे कि हम जानते हैं पावर, सबसे पहले क्या होता है, पावर क्या होती है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है,
कार्य करने की दर को अपन शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को, यानी वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं W। मतलब इस व्हील को जितना कार्य करना पड़ रहा है। अब जो वर्क होता है, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ आ गया मेरा टाइम। तो फोर्स किस पे लग रहा है भाई, कौन फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ये आपका ग्राइंडिंग व्हील, क्योंकि आप ग्राइंडिंग व्हील को फीड दे रहे हो। तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील है, फीड के दौरान इस वर्क पीस की सरफेस के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या है, कटिंग फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, FC इसको लिख सकता हूँ, ये कटिंग फोर्स है, ठीक है, FC इज कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स, ठीक है। और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब जब मैं इन दोनों को एक ही कंबाइंड फॉर्म में लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, V, दूरी बटा समय, ये हो जाएगा V, ठीक है, ये V में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो V है ये क्या हो जाएगी आपकी, इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी, इस वजह से यहाँ पर ये आया। अगर मैं नीचे की ओर जाऊंगा तो नीचे की ओर जाने पे क्या हो जाएगा, ये D जो है ये इसकी चौड़ाई है, D जो है इसकी डेप्थ ऑफ कट है, और जो V है वो आपकी टेबल फीड है, ठीक है। ये सारी की सारी आप मैं यहाँ पे पहले वाले डेरिवेशन में बता चुका हूँ। तो अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, चलिए ठीक है, अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं। तो पावर की क्या यूनिट हो जाएगी, यहाँ पर जो वर्क होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क को अपन किस में लिख सकते हैं, जूल में, जूल पर सेकंड। भाई टाइम की यूनिट कितनी हो जाएगी, सेकंड, मतलब इस पूरे की यूनिट कितनी क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, जूल पर सेकंड। ऊपर वाला जो है वो आ जाएगा मेरा जूल पर सेकंड, ठीक है। अभी जो चौड़ाई है किसमें आएगी, mm में, डेप्थ ऑफ कट कितने किसमें आएगी, mm में, और जो इसकी वेलोसिटी है किसकी, फीड, टेबल फीड की जो वेलोसिटी है किसमें आएगी, mm पर सेकंड में। तो इसे मैं लिख लेता हूँ mm इंटू mm पर सेकंड। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि ये mm³ हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो सेकंड है ये सेकंड से कट जाएगा। इसका मतलब स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी मेरी, जूल पर mm³। यही चीज हमने पहले यहाँ लिखी थी कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में लगने वाली जो पावर है, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में लगने वाली जो एनर्जी होती है वही आपकी क्या हो जाती है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे चल के ये देखेंगे कि जो दो तरीकी मेनली जो दो मशीन होती है, एक तो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है और एक लैथ मशीन के अंदर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, लैथ मशीन या कोई सी भी, और उनके अंदर जो डेप्थ ऑफ कट और जो स्पेसिफिक पावर कंज्यूम्शन या स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी जो होती है उसके आधार पे हम इन दोनों को कैटेगराइज करेंगे, इन दोनों को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, दो तरीके की चीज होती है जो मशीनिंग होती है, उसमें दो तरीके की चीज होती है, एक तो डेप्थ ऑफ कट होती है, एक होती है स्पेसिफिक पावर कंज्यूम्शन या फिर स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितनी उसको एनर्जी चाहिए। तो मैं दो चीजों के लिए अगर इसकी स्टडी करूं, एक तो होती है लैथ मशीन के लिए, एक होता है मेरी ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी करता हूं तो होता क्या है, डेप्थ ऑफ कट, अगर आप लैथ मशीन चलाई हो तो उसके अंदर क्या होता है, लंबी लंबी चिप्स निकलती है जिसे हम कंटिन्यूअस चिप बोलते हैं। जबकि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें इन जो चिप्स निकलती है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, मतलब उसमें जो चिप होती है उसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि लैथ मशीन के अंदर डेप्थ ऑफ कट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि ग्राइंडिंग के दौरान जो मटेरियल रिमूव हो रहा है उसकी जो चिप है पाउडर की फॉर्म में हो रही है, इसलिए उसकी डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा कम होती है। भाई इसलिए तो फिनिशिंग के काम में लेते हैं, ग्राइंडिंग का मेन उद्देश्य है फिनिशिंग के काम में लेना, ना कि बल्क मात्रा में मटेरियल को निकालना लंबी लंबी चिप के फॉर्म में। अगर आपको सपोज कीजिए आपके 40 mm डायमीटर की रॉड है और आपको उसको 30 mm की बनाना है या 25 mm की बनाना है, तो आप ग्राइंडिंग उस पर नहीं कर सकते, ग्राइंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन अगर आप उसकी जगह लैथ मशीन काम में लेंगे तो 40 की जगह 25 mm डायमीटर आपका जल्दी से बन जाता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन जो होता है वो लैथ के लिए बहुत कम होता है और ग्राइंडिंग के लिए बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसे अगर जानना है तो आप इस फॉर्मूले में हम इसे जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन के यहाँ पे फॉर्मूले में ये लगा हुआ है, डेप्थ ऑफ कट यहाँ आ रहा है, डेप्थ ऑफ कट। अब मैं जानता हूँ कि डेप्थ ऑफ कट जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि ये जो डी है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। इसी कारण डेप्थ ऑफ कट का मान बहुत कम होने के कारण जो इसको जो पावर चाहिए होती है ग्राइंडिंग व्हील को पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये बहुत ज्यादा होती है। जबकि लैथ मशीन के केस में ये जो स्पेसिफिक पावर कंज्यूम्शन है या जो कटिंग एनर्जी है ये बहुत कम चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों मशीनों को कंपेयर कर लिया है।
अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मिनोलॉजी या स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। कोई भी चीज होती है उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें कुछ अल्फाबेटिक वर्ड्स या फिर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो दिए हुए जाते हैं, इससे मिलकर एक स्पेसिफिकेशन बनता है जो कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे अगर हम बियरिंग के बारे में अगर देखें, बियरिंग के ऊपर भी एक स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, ठीक है। उसी तरीके से जो ग्राइंडिंग व्हील है, जब आप इसको खरीदने जाते हो तो इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है, तो उसे हम समझेंगे। तो जो इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन होता है उस पर जो पहला वर्ड होता है वो अल्फाबेटिकल होता है, वो होता है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट ABCD इस फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हुआ होता है, उसके बाद वापस अल्फाबेट, वापस न्यूमेरिकल और फिर वापस से अल्फाबेट, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको समझ लिया। तो ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होता है, जो पहले नंबर पे लिखा होता है ये क्या होता है? एब्रेसिव। एब्रेसिव का टाइप होता है। सपोज कीजिए किसी के ऊपर लिखा हुआ है ए लिखा हुआ, A 80, J 8R, इस तरीके से ये स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यार इस 8 का क्या मतलब है, इस R का क्या मतलब है, इस 80 का क्या मतलब है, इस J का क्या मतलब है, ये A का मतलब क्या होता है, या फिर इनके सीक्वेंस के आधार पर कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्पेसिफिकेशन मेन जो चीजें हैं वो 5 ही है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ आ सकता है, इसके बाद में भी कुछ आ सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन मैन्युफैक्चरर पे, ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। जिसको बनाने वाला वो अपने सुविधा के हिसाब से इधर कुछ भी लिख सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मतलब है। तो मैंने बताया कि ये जो पहले लिखा रहता है इसका मतलब होता है एब्रेसिव, एब्रेसिव टाइप, ठीक है। इसका मतलब होता है एब्रेसिव टाइप। अब जो एब्रेसिव होता है बहुत सारे टाइप के होते हैं, दो, वैसे तो बेसिकली दो टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो नेचुरल एब्रेसिव, एक होता है अपना आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो जो नेचुरल एब्रेसिव है, आपको पता होगा जो डायमंड होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका नेचुरल एब्रेसिव का है, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सेकंड नंबर पे जो नंबर दे रखा है ये होता है एब्रेसिव का साइज, मतलब ये जो एब्रेसिव पार्टिकल आपने काम में ले रखे हैं इसका साइज कितना है, एब्रेसिव का साइज कितना है। अभी साइज भी तीन तरीके के होते हैं, एक तो फाइन होता है, एक मीडियम होता है, एक कोर्स होता है। फाइन का मतलब बहुत ज्यादा छोटे, सपोज कीजिए ये ग्राइंडिंग व्हील है, इस ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस पे जो आपने एब्रेसिव पार्टिकल चिपका रहेगा बाय यूजिंग बॉन्ड, उनका साइज बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइन हो जाएगा। अगर उनका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है तब दिखेंगे, ऐसा नहीं दिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स इसका साइज हो जाएगा। और इसके जो बीच में होते हैं, इन दोनों के जो बीच का साइज है वो आपका मीडियम साइज हो जाएगा। तो ये तीन तरीके के होते हैं। नॉर्मली आपका जो कोर्स साइज होता है, कोर्स ग्रेन नंबर होता है, वो आपका 80 नंबर तक या 100 नंबर तक होता है। 100 से लेकर के 150 या 200 नंबर के बीच में जो आपका होता है वो मीडियम साइज का एब्रेसिव होता है, ठीक है। और जो आपका इससे बड़ा होता है 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर, 500 नंबर, ये आपका हो जाएगा फाइन एब्रेसिव साइज, ठीक है। तो इसको हम किस में डिनोट करते हैं, इसको हम ग्रेन साइज, ये ग्रेन नंबर होते हैं, इन्हें ग्रेन नंबर के आधार पर एब्रेसिव साइज को बताया जाता है। तो ये जो आपको ये जो नंबर लिखा हुआ है ये ग्रेन नंबर है, ये आप याद रखना, ये ग्रेन नंबर है, GN है, ना कि साइज है। साइज तो कैलकुलेट की जाती है, ये बता एब्रेसिव साइज को रहा है, लेकिन ये जो डिनोट कर रहा है, ये जो दर्शा रहा है आपको ग्रेन नंबर को बता रहा है। अब इस ग्रेन नंबर के आधार पर मैं कैलकुलेट करूंगा कि एब्रेसिव का साइज इंच में कितना होगा या फिर mm में कितना होगा। तो तीन टाइप के मैंने बता ही दिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलें तो ये आ जाता है हमारा ग्रेड, ग्रेड या हार्डनेस। अभी किसकी हार्डनेस को बताता है, ये आपकी ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस को बताता है कि आपका ग्राइंडिंग व्हील कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है और कितना मीडियम है। ये भी तीन तरीके के होते हैं। जो सॉफ्ट वाला होता है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में मीडियम आएगा, उसके बाद में हार्ड आएगा। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसके बाद में आता है हमारा स्ट्रक्चर, इसका मीन है स्ट्रक्चर नंबर, यह आपका स्ट्रक्चर नंबर को दर्शाता है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक एब्रेसिव पार्टिकल से कंसेक्यूटिवली दूसरा जो पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एब्रेसिव पार्टिकल्स, ठीक है।
सपोज कीजिए ग्राइंडिंग व्हील है, इसके अंदर ये एब्रेसिव लगा हुआ है, ये एब्रेसिव लगा है, ये एब्रेसिव, ये एब्रेसिव, ये एब्रेसिव, ये एब्रेसिव, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच की जो ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है एक एब्रेसिव पार्टिकल दूसरे एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं स्ट्रक्चर बोलता हूँ। या दूसरी तरीके से क्या क्या कह सकता हूँ मैं इसको, मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक एब्रेसिव पार्टिकल से दूसरे एब्रेसिव पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है, गैप ही तो है भाई, ये गैप होता है, इसी गैप को मैं स्ट्रक्चर बोलता हूँ। तो इसे मैं या तो डिस्टेंस बोल सकता हूँ, दूरी, एक एब्रेसिव पार्टिकल दूसरे एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है ये बोल सकता हूँ, या फिर इसे गैप भी मैं कह सकता हूँ। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ओपन और एक होता है डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, सघन, यानी कि पास 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 में होना। ओपन का मतलब क्या होता है, दूर 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 होना। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो दूर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा है, तो अभी ये है ओपन स्ट्रक्चर, अभी ये ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पास पास में हो जाए तो, अगर ये पास पास में हो जाए तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि जो गैप है वो कम हो जाएगा, तो इस केस में ये हो जाएगा डेंस, ठीक है। अब इसे नंबर की फॉर्म में दर्शाया जाता है, जो 0 से 7 नंबर होते हैं वो होता है डेंस, यानी कि पास पास। स्ट्रक्चर नंबर 0 से 7 मतलब कि डेंस स्ट्रक्चर है। और 8 नंबर से लेकर 16 नंबर तक क्या होता है, आपका ओपन स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। अब लास्ट में इसमें आ रहा है, लास्ट में आ रहा है इसमें आर, यहाँ आर लिखा हुआ है, इसका मतलब बाद में जानेंगे, लेकिन ये जो लास्ट में जो आता है इसका मतलब हमारा होता है बॉन्ड, इसका मतलब होता है बॉन्ड। जिस बॉन्ड से आप चिपका रहे हो, जैसे हम दो चीजों को नॉर्मली डेली लाइफ में दो चीजों को चिपकाना है, लकड़ी को चिपकाना है, प्लास्टिक को चिपकाना है या कागज को चिपकाना, तो हम फेविकोल काम में लेते हैं। तो फेविकोल क्या है, फेविकोल एक तरीके का बॉन्ड है, ठीक है। तो कई बॉन्ड होते हैं जो नेचुरल होते हैं, कई बॉन्ड जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि जो लास्ट जो टर्म आती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसे हम बॉन्ड कहते हैं। अब हम एक एक करके इन सबकी स्टडी करेंगे।